दिए थे। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी कीमत ना हो। हर किसी चीज की कीमत लगा दी जाती है और अगर नहीं भी लग सकती है तो सियासत भी कई बार इसकी कीमत तय कर देती है। लेकिन क्या किसी इंसान के हाथों की कीमत लगाई जा सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसी इंसान के वो हाथ जिनके सहारे वो काम करता है, जिनके सहारे वो मेहनत करता है, जिनके सहारे वो रोजी कमाता है, अगर उसके हाथ की कीमत लगाई जाए तो आप खुद बताइए कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। एक इंसान ऐसा है जिसका नाम है अकरम। अकरम दिल्ली का रहने वाला है। दिल्ली में फरवरी में जो फसादात हुए थे, अकरम को अपने हाथ गंवाने पड़े और पता है आपको उसकी कीमत क्या लगी? 20,000 रुपए। दिल्ली सरकार ने जो दिए थे उस टाइम पे वो सिर्फ 20,000 रुपये दिए थे। जी हां, दिल्ली में जिस तरह से फसादात बरपा हुए, कई लोगों की जानें चली गईं और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। सामानों को लूटा गया, घरों को आग लगाई गई, दुकानें जलाई गईं, कारों को जलाया गया, बाइक्स को जलाया गया, मजहबी मकामात तक को बख्शा नहीं गया। उन्हें भी ज़दकोफ किया गया, उन्हें भी परेशान किया गया, उन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि अगर किसी ऐसे मुल्क में जो एक जमहूरी मुल्क है, अगर किसी ऐसे मुल्क में जहां कानून का राज चलता है, अगर किसी ऐसे मुल्क में जो दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत का मुल्क है और वहां के दारुल हुकूमत में कोई ऐसा फसाद बर्पा हो जाए जो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 3-4 दिनों तक चलती रहे और इस फसाद की इस हवा में तमाम घर, तमाम लोग झुलस जाएं, तो उसमें सवाल पैदा होता है कि क्या यह सब कुछ अपने आप यूं ही होता रहा या फिर इसके पीछे कोई ना कोई दिमाग काम कर रहा था, कोई साजिश चल रही थी। दिल्ली में जिस तरह से फसादात बरपा हुए, कईयों की जानें चली गईं और कईयों को हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए माजूर बना दिया। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में हुकूमत है, एक चुनी हुई सरकार है, मुल्क की भी हुकूमत है और दिल्ली की अपनी भी हुकूमत है, तो यह बात तय पाई कि जिन लोगों का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। उसके लिए सर्वे किया जाएगा। सर्वे भी किया गया और उसकी रिपोर्ट भी तैयार की गई। किसका कितना नुकसान हुआ है इसका तखमीना भी लगाया गया। लेकिन जरा आप सोचिए कि जो कोई शख्स जख्मी हुआ था, किसी के पैर कट गए थे, किसी का हाथ टूट गया था, किसी को गहरा जख्म लगा था, उसका हिसाब लगाते लगाते एक शख्स ऐसा है जिसका नाम मोहम्मद अकरम है, उसे अपने हाथ गंवाने पड़े। एक हाथ उसे कटवाना पड़ा और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां कटवानी पड़ी। अब सवाल यह पैदा होता है कि यहां भी मुआवजा दिया जाना था। कितना दिया जाता? आप जरा सोचिए, अगर किसी के हाथ चले जाएं, किसी के हाथ अब ना रहे उसके पास, तो उसका मुआवजा क्या तय हो सकता है? आप ये जानकर हैरान होंगे कि मुआवजे की अब तक जो रकम मोहम्मद अकरम को मिल पाई है वो है महज 20,000 रुपए। हम आपको सीधे हमारे नुमाइंदे अकरम से मिले, उनसे बातचीत की, तो हम आपको अकरम का बयान सुनाते हैं। वो खुद आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था, किन लोगों ने किया था और मदद के नाम पर दिल्ली की हुकूमत ने क्या दिया। वो ये तो सबको पता ही है कितना बुरा हुआ है। ये आपके सामने है, ये कितनी बुरी कंडीशन है। ये 24 फरवरी की बात है। इज्तिमा की दुआ के लिए निकले थे हम, तो वहाँ हमको कुछ लोगों ने, दंगाइयों ने घेर लिया था। जिस दंगाइयों ने हमको घेरा था उन्होंने हमको पीछा करा, जैसे हमको पकड़ने की कोशिश की थी। ये आपकी मोहन नर्सिंग होम के सामने की बात है। ये वहाँ हमको घेर लिया था। जब जैसे हम उनसे भागे थे बच के, तो हम हाथ के बल गिरे थे, जिसमें कि हम संभल पाते उस टाइम पर। तो उस टाइम पर हमारे पीछे से मोहन नर्सिंग होम पे से बम मारा। निशाना कहीं और था, पर बहरहाल वो मेरे हाथों पे आकर लगा, जिससे कि मेरा ये दोनों हाथ बिल्कुल बेकार हो गए। जिसमें कि मेरा ये राइट हाथ मेरा 25 फरवरी को
जीटीबी अस्पताल में काट दिया था सुबह को, अगले दिन 25 में। जी बताया जा रहा है कि इसको डॉक्टरों ने माइनर इंजरी लिखा है और आपको कंपनसेशन में अब तक हाँ, उसमें कम चोट के दरमियान कई कम चोट है। फिर दिल्ली विधानसभा में हम गए थे, वहाँ फिर बात रखी, फिर उन्होंने इस चीज़ पे डिस्कस किया, फिर उन्होंने इसको समझा, फिर इस पे कार्रवाई करने के लिए फिर उन्होंने। तो सुना आपने कि मोहम्मद अकरम के साथ क्या कुछ हुआ, किस तरह से फसाद की जद में मोहम्मद अकरम आए और किस तरह इन्हें अपने हाथ गंवाने पड़े। लेकिन जो रकम इन्हें मिली है मुआवजे के तौर पर वो है 20,000 रुपए। ये कम है, बहुत कम है, या ठीक ठाक है, या बहुत ज्यादा है? जरा आप सोचिएगा इस बात के बारे में कि क्या हुकूमत का ये दावा कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं बचेगा जिसके नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी, जिसके घर अगर जलाए गए हैं तो उसके नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी, अगर दुकान जलाई गई है तो उसकी दुकान की भरपाई नहीं की जाएगी, और अगर किसी को इंजरी आई है, किसी का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान, तो उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। हुकूमत से जो मुआवजा मिला है अकरम को वो है महज 20,000 रुपए। हम इससे पहले कि अकरम के कुछ और बयानात आपको सुनाए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम उनका नाम आपको बताते हैं। हमारे साथ हैं आदित्य झा, तर्जुमान है बीजेपी के। हमारे साथ महमूद पराचा हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और वो अकरम का केस भी उन्होंने टेकअप किया है। और हमारे साथ हैं सैफ खान, लीडर हैं कांग्रेस के। कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर भी जुड़ेंगे, हमने उन्हें भी इन्वाइट किया है। सबसे पहले मैं महमूद पराचा साहब आपके पास आना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि दरअसल ये अकरम का पूरा मामला आपके पास किस तरह पहुंचा, और आप इसके मामले की पैरवी कर रहे हैं तो किस नौयत से कर रहे हैं? सबसे जरूरी बात इस सारे प्रकरण में जो है, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है, कहिए। वो ये है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की और दिल्ली गवर्नमेंट की, वो किस तरीके से ना सिर्फ नेग्लिजेंट रही हैं और नेग्लिजेंट नहीं रही हैं बल्कि मुलव्विस रही हैं। ये जो हमले हुए हैं मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जमुना पार में, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ने अपना जो जिम्मेदारी थी वो नहीं निभाई। सबसे पहले तो पुलिस का रोल मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग डीसीपी जी, वो इन्वॉल्व रहे हैं। ये सारे जो हमले शुरू हुए हैं, कपिल मिश्रा साहब को डीसीपी जो नॉर्थ ईस्ट है सूर्या साहब, वो उनके साथ खड़े होकर स्वयं उन्होंने शुरू करवाए। बहुत अहम बात है ये। तो अब उस पुलिस का, और उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल टीवी ने डायरेक्ट टेलीकास्ट किए हैं पुलिस का रोल, कि पुलिस किस तरीके से ना सिर्फ जो हमलावर थे मनुवादी मानसिकता के और आरएसएस के और बीजेपी के, उनको सपोर्ट किया, बल्कि उनके साथ मिलके हमले भी किए। बम चलाए गए इन केसेस में, बमों से घर को उड़ाया गया, लोगों के घरों को लूटा गया, लोगों को जान से मारा गया। महमूद साहब, मैं थोड़ा सा तखफीफ के साथ ये जानना चाहूंगा, खास तौर से अकरम के केस में, कि अकरम के साथ क्या हुआ और क्यों आपको अकरम का केस टेकअप करना पड़ा? देखिए, सिर्फ अकरम का ही नहीं, अकरम जैसे बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया और ये बताया कि पुलिस, ये क्लासिक एग्जांपल है, इसीलिए मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताए बगैर आप समझ नहीं पाएंगे। जी। उसी तरीके से जो एसडीएम होता है इलाके का, उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि पुलिस के ऊपर निगरानी रखे। उसी प्रकार से जो डीसी होता है इलाके का, उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो पुलिस के ऊपर निगरानी रखे। लेकिन इन सभी लोगों ने जानबूझ के ना सिर्फ आंखें बंद की, बल्कि दंगाइयों का साथ भी दिया। यह है बुनियादी बात। अब जब भी कोई कंप्लेनेंट, अकरम जैसा और अकरम जैसे दूसरे भी, पुलिस के पास हिम्मत करके जाता भी था, 100 नंबर पे फोन उठाया नहीं किसी ने उन दिनों, और पुलिस आई नहीं, सैकड़ों हजारों लोग फोन करते रहे। जब भी पुलिस के पास कोई जाने की हिम्मत कर भी पाया, तो पुलिस ने यह बोला कि अगर तुम नामजद कंप्लेंट करोगे, आरएसएस, बीजेपी और मनुवादी लोगों के नाम लिखवाओगे, तो हम तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लेंगे, बल्कि उल्टा ही तुम्हें फंसा देंगे। अकरम का केस जो है क्लासिक केस है उस तरह का। इसके केस के लिए पुलिस ने एक झूठी एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर इस तरीके से दर्ज नहीं होती है, बाकायदा ऊपर तक से परमिशन लेके ही आजकल एफआईआर दर्ज की जाती है, हायर ऑफिसर्स।
झूठा एक एक्सीडेंट का मुकदमा बताया, क्योंकि इतने बड़ा केस है जिसमें बम से हाथ उड़ गए हैं, तो उसको भी मुल्जिमान को बचाने के लिए, जो कि आरएसएस, बीजेपी और मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, और बहुत सारे लोग इसमें अरेस्ट भी हो चुके हैं हमारे ही ऑफिस से कार्रवाई करने के बाद, तो उसको भी बचाने के लिए एक झूठी एफआईआर दर्ज की और एक्सीडेंट बता रहे हैं। अब आप इसकी फोटो देख के ही कोई एक आम आदमी भी बता सकता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि बम लगा के ही ये घर। ठीक है, हमारे साथ सैफ अब्बास जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के लीडर है, आदित्य झा भी है, बीजेपी के तर्जुमान है। लेकिन मैं एक और छोटा सा बयान अकरम का सुनाना चाहता हूं, उसके बाद मैं सीधे अपने दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा, आपकी इजाजत से। जी, अकरम को सुनते हैं। मामले को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से जी कितनी आपकी मदद हुई, और जो जिन लोगों ने आपके साथ ये सब कुछ किया उसको लेकर के क्या कुछ अब तक हुआ है? अभी तक तो सर देखो, दिल्ली सरकार ने जो दिए थे उस टाइम पे तो सिर्फ 20,000 रुपये दिए थे वो अस्पताल में जी। और हमारे साथ देखो, ये तो सबको पता ही है कितना बुरा हुआ है, ये आपके सामने है, ये कितनी बुरी कंडीशन है। सरकार की तरफ से कोई वादा हुआ है क्या? हाँ, वादा हुआ है, उसमें कह रहे हैं 5 लाख रुपए की जी। पैसों क्या सर, पैसों से क्या ज़िंदगी ख़राब होगी, बात पैसों से क्या हो सकता है। आप देख लो, पूरी बिल्कुल दोनों हाथ मेरे बिल्कुल ख़राब हो गए, जिसमें कि आपको पता कंडीशन कितनी ख़राब है। तो ये आपको सुनाना था कि अब तक जो रकम मिली है अकरम को, जबकि उसका एक हाथ काटना पड़ा, उसके दूसरे हाथ की 2 उंगलियां काटी जानी पड़ी नहीं है, वो कितनी है? 20,000 रुपए। सवाल इसी पर है, जो होना था वो हुआ। अब उसके कानूनी पहलू भी हैं, लेकिन जब बात जांच समिति की आती है और मुआवजे की आती है, तो यहां पर क्या कोई एक बड़ा सा गैप नजर आता है? इस पर रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ आदित्य झा हैं, तर्जुमान है बीजेपी के। आदित्य साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अकरम या XYZ कोई भी हो, उसके साथ जो हादसा पेश आया, जो कुछ उसके साथ हुआ, उसकी इंक्वायरी हुई, मेडिकल इंक्वायरी जाहिर सी बात हुई होगी, उसका एक हाथ काटा गया क्योंकि वो इस लायक नहीं था कि उसको आगे मतलब छोड़ा जा सके, दूसरे हाथ की उंगलियां नहीं हैं, और मुआवजे की रकम 20,000 रुपए। आपने की है, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, न्यूज़ 18 का, कि ऐसी आवाज उठा रही है। लेकिन प्राचा साहब ने जिस तरीके की बातें करी, शायद ये पहला दंगा होगा जिसमें 751 FIR दर्ज हो चुकी है। ये हमारी सरकार है, जिसने ये केंद्र की पुलिस नहीं होती तो शायद दिल्ली के अंदर ये FIR दर्ज नहीं होती। और केजरीवाल साहब और कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं दंगों की, जिनके प्रायोजित दंगे हैं। शाहीन बाग से उठकर वो जाफराबाद में दंगे करते हैं क्योंकि उसका मैट्रिक्स ये है। और कौन डर रहे थे पुलिस के पास जाने में? वो डर रहे थे जिन्होंने DCP का सर फाड़ दिया, वो डर रहे थे जिन्होंने अंकित शर्मा की हत्या कर दी, वो डर रहे थे जिसके कारण एक दिल्ली पुलिस का सिपाही रतन लाल मर गया। कौन लोग डर रहे थे पुलिस के पास जाने में? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली को दंगों का केंद्र बनाया गया। ये कोई RSS मनुवादी लोगों ने नहीं बनाया, इन्हीं लोगों ने बताया। यही कांग्रेस की नुसरत जहां थी, यही आप पार्टी के ताहिर हुसैन थे, यही अमानतुल्लाह खां थे। कौन थे ये लोग जिन्होंने दंगा भड़काया? और जहां तक बात मुआवजे की है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, ये मुआवजे भी बटेंगे, लेकिन ये मुआवजे तब बटेंगे जब दिल्ली के अंदर फिर से कोई चुनाव होगा। ये A और B ग्रुप है साहब, ये A पार्टी और B पार्टी है। यही कहते थे हम शीला दीक्षित को अरेस्ट कराएंगे, कहां है वो केजरीवाल साहब? यही कहते थे केजरीवाल चोर है, आज इनका दोस्त है। ये मिलकर दंगे करते हैं दिल्ली के अंदर। इन्होंने दिल्ली को दंगों का केंद्र बनाया, प्रोपेगेंडा किया, इंटरनेशनल लेवल पर इस देश की सरकार बदनाम हो। इसमें जो घायल हुए हैं, जो चीजें हुई हैं, वो दोनों तरफ के लोग हुए हैं, कोई एक तरफ के लोग घायल नहीं हुए। जी, कलीमुल हफीज हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कारकुन है। कलीमुल हफीज साहब, 2 बातें यहां पर सामने आ रही हैं। एक तो यह कि दिल्ली दंगों की किस तरह से तफ्तीश हो रही है, कौन जिम्मेदार था नहीं था, उसका एक अपना पहलू है। लेकिन हम जिस मौजू को लेकर आज यहां गुफ्तगू कर रहे हैं वो है अकरम का मामला, जिसके जैसा अकरम का कहना है, जो उसने FIR की कॉपी में दर्ज किया है, जो हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें लिखा यह है कि उस पर जो ऑपोजिशन की तरफ से जो है हमला हुआ और बम गिराया गया, उसके हाथ बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए, अस्पताल में उसके हाथ को काटा जाना पड़ा, दूसरे हाथ की 3 उंगलियां काटी जानी पड़ी, लेकिन मुआवजे की रकम 20,000 रुपए है। मैं इसके हवाले से आपसे रिएक्शन जानना चाहता हूं, कलीमुल हफीज साहब। देखिए, ये दिल्ली दंगा सरकारों के लिए
तो इनके ऊपर एक काला दाग है। न सिर्फ इन्होंने दंगे के दौरान सरकारों ने इनसेंसिटिविटी दिखाई है, इसके बाद दंगे के बाद तो उससे भी ज़्यादा इनसेंसिटिव हो गए। और मैं न सिर्फ दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं, इसके लिए केंद्र की सरकार के लिए भी जिम्मेदार मानता हूं। न सिर्फ इन्होंने मुआवजा की रकम कम दी, बल्कि उसके साथ साथ हरास भी किया है। खासतौर से दिल्ली पुलिस ने तो इतना हरास किया है कि जो मुतासरीन हैं वही अपने आप को अब अपनी शिकायत करने से भी डर रहे हैं। ये तो वो केस आपके सामने आया है जिसका हाथ कटा और बाकायदा विजिबल है। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। कल ही एक साहब मेरे पास आए थे, उनकी 2 दुकानें बर्बाद हो गई और उन दोनों दुकानों में तकरीबन 10 से 15 लाख का मटेरियल बर्बाद हुआ और उन्हें सिर्फ 20,000 रुपए दिए गए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें दिल्ली सरकार को एक सेंसिटिव होकर, ह्यूमन होकर सोचना होगा। और ये कहीं ना कहीं देखिए, मरकजी हुकूमत के तो जो कारनामे हैं, जो दिल्ली पुलिस काम कर रही है, सबको पता है, लेकिन दिल्ली सरकार भी वो खातिरखा काम नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए। सैफ अब्बास हमारे साथ है कांग्रेस से। सैफ साहब, इसकी बहस तो वाकई दोनों तरफ के अपने अपने दलीलें हैं। जो पराचा साहब कह रहे थे उसकी अपनी अलग वजूहात हैं, उनकी बुनियाद है, और जो आदित्य झा कह रहे हैं उनकी अपनी दलील है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, वो पेंडिंग है, वो इशू इंक्वायरी में है, लेकिन क्या जिनका भी नुकसान हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जान माल का नुकसान हुआ है, क्या उसकी इंक्वायरी में भी इतनी लापरवाही देखी जाएगी? ये इतनी जबरदस्त लापरवाही कि किसी के हाथ काट दिए गए और मतलब अस्पताल में उसको काटा जाना मजबूरी हो गई, एक दूसरे हाथ की 2 उंगली चलेगी और कंपनसेशन के नाम पे 20,000 रुपए दिए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले विशाल, मेरा नाम सैफ खान है जी। दूसरी चीज जो है, आपने बात जो रखी बिल्कुल सही रखी। 2700 एप्लीकेशन जो हैं वो कॉम्पनसेशन की सरकार को भेजी गई थी, जिसमें से 900 मैं बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी सरकार ने रिजेक्ट कर दी है। 2700 एप्लीकेशन में से 900 एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिए। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं अभी भी कि 2000 एप्लीकेशन अभी भी जो है पेंडिंग है। कॉम्पनसेशन क्या मिला है लोगों को? आपने बताया ही, लोगों के जिनके घर भी जले थे उनको भी सही तरीके से, जिनको मिला भी है उनको 1 फ्लोर का मिला जी। बाकी का मतलब अधूरी जो कार्रवाई जो है हमने ये देखी गई। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट से इस सरकार को, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार भी लग चुकी है कि जल्द से जल्द कॉम्पनसेशन के जो है आप रजिस्टर करें, तब भी, और वो भी जून 22 को कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने, तब भी ये सरकार नहीं मानी। आजकल क्या है विशाल जी, अभी आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के जो वक्ता आके धन्यवाद कर रहे थे, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि सबसे पहले उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि दूसरे देश हमारे देश के बारे में क्या देख के कह रहे हैं, क्योंकि राइट्स जो हैं, कम्युनल वॉयलेंसेस जो हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो हैं, वो हमारे देश में बढ़ चुकी है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। और हम ये कैसे भूल सकते हैं, ये वही सरकार है भारतीय जनता पार्टी वाली जिसमें कपिल मिश्रा जैसे, परेश वर्मा जैसे, अभय वर्मा जैसे, अनुराग ठाकुर जैसे जो है साफ साफ जो है चैनलों पे बोलने के बाद जो है साफ साफ जो है दंगा दिखा रहा, हम अंधे नहीं है साहब जो है ना, जनता अंधी है। और अगर उन पे संज्ञान और एक्शन भी उठाया जाता है, एस मुरलीधर जो है जो जज रहे, उनको अगर उन पे एक्शन उठाना चाहते थे तो रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपको ये बताऊं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही संजीव बालियान, संगीत सोम और सुरेश रैना जैसे लोगों पे भारतीय जनता पार्टी पे 125 केसेस जो है खत्म कर दिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ये तो दंगा भड़काने, ये तो दंगा करने वाली खुद पार्टी है। ठीक है, मैं इसमें जरा सा पराचा साहब से रिएक्शन लूंगा और आदित्य झा आपका भी इस पर जवाब लूंगा जो सैफ साहब कह रहे हैं। पराचा साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या एफआईआर दर्ज की जा चुकी है? जो अकरम ने अपने तौर पर शिकायत के तौर पर जो एफआईआर लिखी है, कॉपी जिसमें उन्होंने बाकायदा नाम लिया है कई लीडरों का और उनका भी नाम लिया है कि किन लोगों के हाथों में हथियार थे या बंदूक थे जिन्होंने हम पर हमला किया, क्या उसे एक्सेप्ट किया जा चुका है? एफआईआर दर्ज हो चुकी है? ये आदित्य झा साहब मेरा जवाब जरा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इन्हें ही जवाब देना होगा इसमें जी। अभी तक मैंने जैसे आपको बताया कि अभी तक अकरम की कंप्लेंट पे, जो कि नामजद है और वो खुद उसका चश्मदीद गवाह है, आज तक दिल्ली पुलिस ने अपने होम मिनिस्ट्री में बैठी पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से एफआईआर भी दर्ज नहीं की है, बल्कि इस गुनाह को छुपाने के लिए, क्योंकि इसके तार होम मिनिस्ट्री की पॉलिटिकल लीडरशिप जो बैठी है उस तक जाएंगे, एक झूठी एफआईआर दर्ज की है कि ये एक एक्सीडेंट में
इसके हाथ में चोट लगी है। तो इसका भी जवाब दें, और इसका भी जवाब दें कि जब तक कपिल मिश्रा साहब ने डीसीपी सूर्या नॉर्थ ईस्ट के साथ जाकर हमला नहीं किया, जमुना पार में कोई भी दंगा क्यों नहीं हुआ था 23 तारीख तक। इसका भी जवाब दें कि क्या बीजेपी में दो बड़े बड़े लोगों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है आपस में, जिसलिए कपिल मिश्रा साहब ने 23 फरवरी का दिन ही चुना था जब ट्रंप साहब की विजिट थी ये हमला करने के लिए। तो ये बीजेपी की इंटरनल फाइट भी एक तरह से है जो नजर आ रही है। चौथी चीज जो आम आदमी पार्टी के लिए मैं बोल रहा हूं, वो फेसबुक के खिलाफ तो अपने असेंबली में एक नोटिस भेज के बुलवा सकते हैं। क्या उन्होंने आरएसएस के लोगों को, जो कि हमारे ऑफिस से कई 17-18 आरएसएस के लोग अरेस्ट भी हुए हैं हमारी कंप्लेंट्स के द्वारा, उनको और आरएसएस के लोगों को क्या सम्मन करके बुलाया, क्या पुलिस ऑफिसर्स को सम्मन करके बुलाया? आदित्य झा से इसका जवाब लेते हैं। आदित्य झा, दो चीजें हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मामला है अकरम का मामला, अकरम के एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की जा सकी है, जबकि उसने, ये मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, उससे बदावता नामजद ये चीजें दी है, लेकिन अब एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जो सवाल आपसे कर रहे हैं महमूद पराचा, आप उसका जवाब दीजिए। नहीं पता कि अकरम साहब ने किनको नामजद किया है, उनकी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही है, तो दिल्ली पुलिस जवाब देगी। हो सकता है कि कोई इंटेंशन, जो भी जांच का विषय होगा, सारी एफआईआर दर्ज हो गई ऐसा नहीं होगा। मैं विशाल जी का नाम लेके कल कोई मुकदमा दर्ज करा दूंगा, दर्ज नहीं होगा। ये हो है। मैं पूछना चाहता हूँ पराचा साहब ने, आपने इशरत जहां के खिलाफ कोई मुहिम शुरू की है क्या? आपने ताहिर हुसैन के खिलाफ कोई शुरू की है क्या? आपने अमनतुल्लाह खान के खिलाफ कुछ शुरू किया क्या? जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ आपने कुछ किया है क्या? आपको केवल भारतीय जनता पार्टी नजर आती है कि ये सांप्रदायिक फैला रही है, और आप लोग आरती कर रहे हैं, आप लोग खुद। लेकिन आदित्य झा साहब, आपको जिसका नाम लेना है लीजिए, लेकिन एक शख्स जिसका हाथ टंगों में जख्मी हुआ, उसका हाथ काटा गया, अस्पताल रिकॉर्ड मौजूद है, डॉक्टर्स के पूरे कागजात मौजूद जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसके बारे में इतना तो आप कहिए कि हाँ उसकी शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी। इतना भी आप नहीं कहेंगे? यही कह रहा हूं कि ये क्यों नहीं हुआ। मुझे आपके स्क्रीन के पेपर्स नजर नहीं आ रहे हैं, आप कौन से पेपर दिखा रहे हैं, कौन से नामजद हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक रात में आप जो है नए ऑर्डर्स निकालते हैं, आप क्यों नहीं वहां के एसडीएम को तबादला कर रहे हैं? क्यों नहीं आप एक्शन कर रहे हैं? क्यों नहीं आप ये चुनी हुई सरकारें क्यों नहीं एक्शन प्लान कर रही है? ये सब राजनीतिक दल के लोग हैं, इन लोगों को केवल राजनीति करनी है। क्या इनको पराचा साहब को आज तक कोई हिंदू नहीं मिला क्या जिसको उस दंगे में पीड़ित हो? क्या किसी की? पराचा साहब से इसका जवाब मैं जरूर लूंगा। सैफ साहब भी हमारे साथ मौजूद। सैफ साहब, इस पे आप कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं सैफ साहब से, वो कपिल मिश्रा का नाम लेते हैं। देखिए, मुझे बड़ी आश्चर्य और हैरानी होती है इन भाजपाइयों पे। सच्चाई वाली बात मैं बताता हूं विशाल, ये अपने विधायकों और सांसदों पे से खुद केस हटाने के लिए जो है वो करते हैं। पुलिस पे हमने लगातार ये भी देखा है दिल्ली दंगों में, जो पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा जो है वो हटा रहे थे, तोड़ रहे थे, जो है लोगों को मार रहे थे। बहुत सारी ऐसी शिकायत जो है हमने चैनलों के ऊपर जो है वो देखी है, फेसबुकों के ऊपर देखी है। हमने ये देखा कि जो है हाल हमारे देश का जो है लगातार खराब होता जा रहा है। ये कबूल कोई 822 कम्युनल वॉयलेंसेस जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं और लेडी पार्लियामेंट में, जब से ये सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की। और ये बोलते, पीयू की रिपोर्ट देख लीजिए आप, जो है एसएचआई की इंडेक्स देख लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए आप, जो है ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन जो है लगातार हर जगह बढ़ते जा रहे हैं। लोगों पे उत्पीड़न, लोगों पे राइट्स, दंगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो और बुरा हालात है साहब। जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां सहारनपुर में ही 2 महीने में 3 दंगे जो है वो हो जाते हैं। 60 कम्युनल वॉयलेंसेस वो भी रिकॉर्ड की जाती है पार्लियामेंट में जब से योगी जी आए। वो कहते हैं यहां तो राइट्स सिर्फ दिल्ली पे मरकूज हूं। सैफ साहब माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं अभी। कलीमुल हफीज साहब पर फिर से मैं चलना चाहता हूं। कलीमुल हफीज साहब, दो बातें हैं। क्या ये इतना मतलब मुश्किल है कि एक शख्स जो कह रहा है, जिसके पास डॉक्टर्स के रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, 25 तारीख का ये मामला है, उसके हाथ काटे जाने पड़े चूंकि वो इतना जख्मी हो गया, तो वो कह रहा है कि मेरे पर बम से हमला हुआ है, क्या उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती थी? शिकायत दर्ज तो होने के बाद भी जांच हो सकती थी। किसी के बिहार पे तो मुआवजा भी मिला है। देखिए विशाल साहब, ये बात जग जाहिर है, इवन पूरे वर्ल्ड को ये बात मालूम है। और खुद दिल्ली पुलिस के जो आला अफसरान है, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर ये बात कही है कि ये जो दिल्ली पुलिस का जो रोल है इस पूरे दंगे की तफ्तीश में, वो बहुत ही मशकूक है और उस पर सीरियस ऑब्जेक्शंस हैं। और उन सीरियस ऑब्जेक्शन में ये तो एक ऐसा मामला है जो विजिबल है, जिसका हाथ कटा, जिसने कहा कि मुझे इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया,
तो ये दिल्ली पुलिस ने तो इनसेंसिटिव होने की सारी हदें पार कर दी है। और आप नहीं, और बहुत सारे चैनल भी इस पे डिबेट करा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस पे कोई असर नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अडमेंट है। वो इस बात तक बिल्कुल, उसने कहा हुआ है दिल्ली पुलिस को कि आपको हर हालत में एक खास तबके को, यानी कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है, इनको ही, इन्हीं के मकान जले। देखिए, जब तक इसका कोई सबूत ना हो ऐसी बातें मेरे ख्याल से नहीं की जा सकती। बहरहाल मैं अकरम का एक और बयान आपको सुनाता हूं कि उसकी आप बीती क्या है, वो क्या और कह रहा है। सुनते हैं अकरम को। जो इस चीज के जिम्मेदार हैं, क्या उनके खिलाफ आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या कार्रवाई हुई? अभी कोई कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने कराया था उनका कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई। जैसे मेन जज जो है इसमें कपिल मिश्रा है, उन्होंने ही ये सब बयान दिए थे, उसके दरमियान ये सब लड़ाई हुई है। तो उन्होंने बाज़ाब्ता जो नाम अभी लिया है, वो नाम और भी कई नाम उनके इस एप्लीकेशन में दर्ज हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा महमूद प्राचा साहब, फाइनल कमेंट आपसे लेना है मुझे। तखफीफ में बताइए कि क्या आपको लगता है कि कानूनी रास्ते से अकरम को इंसाफ मिलेगा? जो कल्प्रिट हैं उनको सजा दी जाएगी? देखिए, एकदम हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं और कानूनी तरीके से ना सिर्फ जो प्राइवेट बीजेपी के और आरएसएस के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें और दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, बल्कि जो पुलिस ऑफिसर्स भी हैं वो भी इन केस में जेलों में जाएंगे। मगर झा साहब से मैं जो सवाल पूछ रहा था और उन्होंने 751 एफआईआर का जो दम भरा था उसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि इस केस में, अकरम जैसे केस में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो ये बात इस तरफ जो, और आपने भी सबूत पूछा था कि इस तरह के इल्जाम तभी लगाने चाहिए जब सबूत हो। सबूत यही है, 751 एफआईआर हो गई हैं और वो सारी एफआईआर, ज्यादातर एफआईआर ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम्स ही घरों को आग लगाई है और मुसलमानों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। मुसलमान ही मारे गए हैं गोली से और मुसलमानों को ही अरेस्ट कर लिया गया। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। वक्त की कमी है, मैं माजरत चाहूंगा। और नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आप इस खास मौजू पर आप हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। दिल्ली सरकार ने जो दिए थे उस टाइम पे वो सिर्फ 20,000 रुपये दिए थे।